Hello everyone, how are you? So today we are going to start reverse osmosis। और हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था। और देखिए यहाँ पर हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कर रहे हैं और क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसका पर्पस की बात करेंगे कि पर्पस की अगर बात करें फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। क्या कंडीशन है उसकी, देखिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन की साइड से वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे अभी हम। देखिए मैंने एक वेसल लिया और उस वेसल में मैंने दो पार्ट कर दिए और बीच में मैंने क्या लगा दी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या कह दिया मैंने इसको, एक पिस्टन कह दिया। ठीक, अब इस चैम्बर में आपका सॉल्यूशन है, इस चैम्बर में आपका सॉल्वेंट है। इसको भर देते हैं हम सॉल्यूशन से और इसको हम भर देते हैं सॉल्वेंट से। और ये आपकी जो बीच में है दोनों को जो सेपरेट कर रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। किसकी है भाई, ये सेलुलोज एसिटेट एक मटेरियल है, उसकी बनी हुई है। ठीक, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे कि यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बट जैसे कि मैं कहता हूं कि किसी भी रिक्वायर्ड मिनिमम से मिनिमम प्रेशर, वो मिनिमम से मिनिमम प्रेशर, रिक्वायर्ड मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक कंडीशन है क्यों मूव कर रहे हैं भाई। यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है। अब ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का भी क्या होगा, अपना एक वेपर प्रेशर होगा, प्लस क्या होगा इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, और इसका भी क्या होगा, अपना एक वेपर प्रेशर होगा। और मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि जो पी नॉट होता है वो पी एस से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या होगा कि यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा भाई, ये प्रेशर तो आपका सेम ही है, ये भी प्रेशर क्या आपका सेम है, बट दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में। जब ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और वो जब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर एक एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट नहीं हो जाता। जैसे ही वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा और एक कंडीशन क्या आएगी यहाँ पर कि ये सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे।
अब जो यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, ठीक, अगर इससे ज्यादा मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूं, इस प्रेशर से ज्यादा मैं अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर लगा देता हूं, तो क्या होगा कि आपके जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो क्या स्टार्ट करना कर जो मूव होना स्टार्ट कर देंगे किसकी तरफ, सॉल्वेंट की तरफ, और हमें यहाँ से क्या मिलता जाएगा, यहाँ से क्या मिलना शुरू हो जाएगा, फ्रेश वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, ये वाटर प्यूरिफाई होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर देन किससे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक। इसमें कोई ज्यादा समझने की बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि देखिए आपकी जो आरओ की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को जो आप लगा रहे हैं वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको रिवर्स ऑस्मोसिस मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक मैंने अरेंजमेंट बनाया है यहाँ पर, और ये चैम्बर है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है जिसका क्या नाम है, सेलुलोज एसीटेट है, मटेरियल का बना हुआ है। और इस चैम्बर में हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, इस चैम्बर में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। अब क्या हो रहा है कि भी एक अभी तो हमने रिवर्स ऑस्मोसिस करना स्टार्ट नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 180, इसका भी सॉल्वेंट का भी प्रेशर कितना है, 1 atm है, इसका भी प्रेशर कितना है, 1 atm है। अब देखिए दोनों का भी क्या होगा, अपना वेपर प्रेशर होगा। अब जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, किससे, सॉल्वेंट से। जब ये वाला वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्यूशन की तरफ क्या होंगे, स्टार्ट कर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का जो लेवल है, सॉल्वेंट का जो लेवल है वो क्या होगा, डाउन होता जाएगा, इसका लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर एक एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। ना तो क्या होगा, इसका जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट हुआ है, ठीक, अगर इस प्रेशर से ज्यादा मैं बाहर से इस पिस्टन पर कोई प्रेशर लगाना स्टार्ट करता हूं, ठीक, तो क्या होगा कि आपके जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो सॉल्वेंट की तरफ जाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब पास होना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेंगे, आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल बचेंगे, यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो क्या आपकी इस चैम्बर में रह जाएगी, और जो सॉल्वेंट है उस चैम्बर में जाना स्टार्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपका ऑस्मोसिस है। अगर ऐसे होता है तो आपका क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक। तो जो टोटल खेल है वो क्या आपका एक्सटर्नल प्रेशर का है। जो आप एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जितनी ज्यादा लगाएंगे उतनी ही फास्ट क्या होगी, आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर greater than the hydrostatic ऑस्मोटिक लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर from the solution side, then the RO reverse osmosis
will be started। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आगे बात करते हैं। देखिए डिस्कस करेंगे अब हम वेंट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। चौक कहाँ गया? वेंट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वेंट ऑफ थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में गैस के लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होगा उस कंडीशन में। When substances in dilute solution obey gas law, ठीक, when substances in dilute solution obeys gas law, आइडियल गैस लॉ, किसकी बात कर रहे हैं हम, आइडियल गैस लॉ की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस डाइल्यूट सॉल्यूशन में आइडियल गैस लॉ की तरह बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में पहला जो आपका लॉ है बॉयल्स वेंट ऑफ लॉ। ठीक, देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। The osmotic pressure directly proportional to the concentration of solution। ठीक, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। P किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली C। और C क्या है यहाँ पर, हमारी कंसंट्रेशन है N अपॉन V, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एक रेस्पेक्ट में उसको मोलैरिटी भी कह सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम की बात करूं, किसकी बात करूं, 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम मोल अगर इसमें प्रेजेंट है तो C बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन V।
तो यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और PV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा। PV किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PV बराबर क्या हो गया आपका K मान लो। PV बराबर किसके लिए भाई, ये तो आपका आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आपका आइडियल गैस के लिए। अब आपका जो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है उसके लिए क्या होगा, पाई V इक्वल्स टू K। पाई क्या यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हम इसको रिलेशन भी बना सकते हैं, पाई 1 V1 बराबर के, पाई 2 V2 बराबर के। तो लिख सकते हैं आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 और 5। सो फ्रॉम 4 एंड 5 पाई 1 V1 बराबर पाई 2 V2। और जैसे कि गैस के लिए क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। नोट कीजिए, बात करते हैं फिर हम आगे। Now second law, pressure temperature law। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, या इसको हम कह सकते हैं गे-लुशैक वेंट ऑफ ठीक। According to this law, the osmotic pressure is directly proportional to temperature. The osmotic pressure of the solution, osmotic pressure pi of the dilute solution directly proportional to its temperature। या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P अपॉन T इक्वल्स टू K। भाई ये तो आपका किसके लिए है, ये आपका गैस लॉ है। 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो आपका आइडियली बिहेव कर रहा है, पाई अपॉन T इक्वल्स टू K। मैं कह सकता हूं कि पाई 1 अपॉन T1 और पाई 2 अपॉन T2, यहां से एक रिलेशन मिलेगी। भाई पाई 1 अपॉन T1 किसके लिए, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। पाई 2 और T2 किसके लिए, पाई 2 और T2 किसके लिए, आपका सेकंड सॉल्यूशन के लिए। ठीक, अब अगर दोनों लॉ को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर दें,
तो फर्स्ट लॉ है आपका और जो सेकंड लॉ है, दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट क्या था आपका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और सेकंड क्या आपका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यही तो है ना सेकंड। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा। अब P इक्वल्स टू भाई C क्या आपका मोलरिटी है, यानी कि 1 ग्राम मोल किस में प्रेजेंट है, आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैं क्या, ये किसके लिए देख रहे हैं हम, 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल है इसमें, 1 ग्राम मोल है। अब यहां पर जैसे इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऑपरेट करेंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट जनरेट होगा R इंटू सी टी, P इक्वल्स टू R इंटू 1/B इंटू टी, और PV इक्वल्स टू RT। अगर आप N मोल के लिए ले रहे हैं यहां पर 4 N मोल, तो PV इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, LRT आ गया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पाई वी, जो आपका प्रेशर है यहाँ पर, जो सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या आपका पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ हम इसको ले लेते हैं एस NST। NST एस क्या है यहाँ पर आपका, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या आपकी 0.082 एटम केल्विन मोल इनवर्स। नोट कीजिए इसे जल्दी से। देखिए अभी जो मैंने रिलेशन बताया था आपको, निकलवाया था, तो उसी पर बेसिस एक न्यूमेरिकल है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन आपको दी गई है m/20, जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है m/20, और जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है आपका कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था एक रिलेशन पाई वी इक्वल्स टू NST। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाई, ठीक है, तो ये क्या जाएगा N/V ST। भाई N/V आपकी क्या होगी, आपकी कंसंट्रेशन हो गई, यानी कि मोलरिटी हो गई, ठीक।
तो n अपॉन v बराबर किसके, c के, जो आपको दिया हुआ कितना m अपॉन 20 दिया हुआ है, t को केल्विन में चेंज कर लीजिए, कितना होगा 300 केल्विन, और s आपको कितना दिया है 0.082। सबको इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 1/20 इंटू मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे 0.082 इंटू 300। सो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आएगी आपकी 1.23 atm आएगी, क्योंकि आपका जो आंसर होगा बी वाला क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करिए। तीसरे लॉ की बात करते हैं आगे। देखिए आपका थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ जिसको हम एवोगैड्रो लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, और सेम आपका क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। बट जो सॉल्यूट है, आपके जो सॉल्यूट है वो क्या है, आपके डिफरेंट है, ठीक। अब ये लॉ क्या कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद इन दोनों में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें भी सॉल्यूशन फर्स्ट में और सॉल्यूशन सेकंड में दोनों के जो मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था पाई v इक्वल्स टू n1st for solution 1 first, और पाई v इक्वल्स टू n2st for solution सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर 1 एंड 2, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। n1st इक्वल्स टू n2st, st कैंसिल, n1 इक्वल्स टू n2, यानी कि जो दोनों के मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, दोनों में जो मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जो n1 होगा सॉल्यूट का वही क्या होगा, n2 सॉल्यूट के बराबर होगा, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और डिस्कस करते हैं। Now calculation of molar mass
of the solute. Calculation of मोलर मास। जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया था, पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी किया था ना, ठीक। पाई वी इक्वल टू, ये आपकी क्या है, मोल्स है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एस टी। मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आइए, तो मॉलिक्यूलर वेट W अपॉन पाई वी इंटू एस टी। एक तो आपका रिलेशन ये हो गया, ठीक। अगर आपको कहीं पर डेंसिटी दी हुई है तो एम डब्ल्यू इक्वल्स टू W अपॉन वी एस टी अपॉन पाई। W अपॉन वी किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू डेंसिटी एम डब्ल्यू। कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर है कि दो सॉल्यूशन है या तीन सॉल्यूशन है या चार सॉल्यूशन है, अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर आइसोस्मोटिक, आइसोटोनिक या फिर आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए दो सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड। इसका जो वॉल्यूम है V है, V1 है, इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है। इसमें जो मोल्स है N1 है, इसमें जो मोल्स है N2। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2 है। बट क्या है कि ये आइसोटोनिक है, यानी कि जो पाई 1 है वो किसके इक्वल है, पाई 2 के इक्वल है। भाई यही तो बोल रहा है कि जो पाई 1 है किसके इक्वल है, पाई 2 के इक्वल है। तो हम अभी हमने पढ़ा था कि पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी, वही हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पर पाई 1 V1 बराबर N1 ST, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन सेकंड के लिए क्या होगा, पाई 2 V2 बराबर N1 ST, इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर 2 and 3। कंडीशन क्या है हमारी, पाई 1 किसके इक्वल है, पाई 2 के इक्वल है। तो यहां से आप निकाल लीजिए पाई की वैल्यू कितनी, पाई 1 बराबर क्या होगा, N1 अपॉन V1 इंटू ST, पाई 2 बराबर N2 अपॉन V2 इंटू ST। रख दीजिए यहाँ पर N1 अपॉन V1 ST बराबर N2 अपॉन V2 ST। ST से ST कैंसिल, N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2। अब इसको मोल वाले फॉर्मूले को आप ऑपरेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, W1 अपॉन M1 इंटू V1, W2 अपॉन M2 इंटू V2। इस पर बेस भी आपको क्या मिल सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन का, तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से।
देखिए अगर दो ऑस्मोटिक दो आइसोटोनिक आपके पास दो आपके पास सॉल्यूशन है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अलग अलग हैं, अगर उन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो जो फाइनल जो रिजल्टेंट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक। केस फर्स्ट, यानी कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, उन दोनों के वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा, रिजल्टेंट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कितना होगा, लेट टू सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देयर volumes are V1 and V2 and osmotic pressure are phi1 and phi2. After mixing इन दोनों को हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी, ठीक। जो आपका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, पाई 1 इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक। नाउ के सेकंड, let N1 and N2 are the number of moles of two different solute, यानी कि जो N1 and N2 है वो डिफरेंट सॉल्यूट के क्या है, मोल है, और V1 V2 वॉल्यूम में क्या है, प्रेजेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग, तो पाई इक्वल्स टू N1 इंटू I1 RT अपॉन V1 प्लस V2 प्लस I2 के लिए N2 I2 इंटू RT अपॉन V1 प्लस V2। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू N1 I1 प्लस N2 I2 इंटू RT अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। यहाँ पर जो I है आपका क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। जो आपका अगला लेक्चर होगा वो पॉइंट ऑफ फैक्टर पर ही होगा, नोट कीजिए। अभी जो हमने एक डेरिवेशन किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। देखिए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जो कि आइसोटोनिक है, किसके साथ आइसोटोनिक है, 0.87% ऑफ यूरिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यूरिया का मोलर मास ऑफ द यूरिया, जबकि शुगर का आपको मास मोलर मास क्या हुआ दिया हुआ है
तो मैंने अभी आपको बताया था W1 अपॉन M1 इंटू V1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू V2। अब एक सॉल्यूशन आपके पास, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन जो फर्स्ट है आपके पास वो कितना है, 5% है इसका केन शुगर, ठीक। अब जो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास वो 0.877% है, किसका है भाई, वो यूरिया का। इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है 352। इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जो वेट है W1 कितना है भाई हमारे पास, 5 ग्राम। भाई 5% का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो 5 ग्राम है किसमें, 100 ml में। तो आपके पास V1 कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ इसमें लीटर में, तो आप क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करेंगे, 0.1 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ W2 कितना आपके पास 0.877, और जो V2 कितना आएगा, सेम आएगा 0.1, ठीक। फॉर्मूले में रख दीजिए, W कितना 5 अपॉन M1 कितना 342 इंटू 0.877 अपॉन M2 आपको फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक। M2 निकाल लीजिए यहां से, M2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.877 इंटू 342 इंटू 0.1, कितना आएगा, 5 इंटू 0.1 से 0.1, तो M2 आ जाएगा, वो कितना आएगा, लगभग 60% के आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों आज ये लेक्चर था आपका, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको बार बार देखें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।